हे फोक्स, सी रचना रानाडे हियर। मैं आशा करती हूँ कि आप नवरात्रि का आनंद ले रहे हैं, बट मेरी टीम के एक मेंबर का समय डेफिनेटली अच्छा नहीं चल रहा है। आपको पता है कि आज वो एक दुकानदार के पास गया था और वो एक नया एसी खरीदना चाहता था क्योंकि अब से रेट्स कम हो गई हैं। पहले एसी 28% जीएसटी कैटेगरी में आते थे, लेकिन देखिए अब से वो 18% जीएसटी कैटेगरी में आ जाएंगे। पर जब उसने दुकानदार से इस बारे में पूछा तो दुकानदार ने इससे इनकार कर दिया। दुकानदार ने कहा कि जब उसने होलसेलर से होलसेल में एसी खरीदा था तो उसने 28% जीएसटी का पेमेंट किया था। तो उस दुकानदार ने कहा कि जब तक उनका स्टॉक खत्म नहीं हो जाता वो कस्टमर से 28% जीएसटी लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये सही प्रोपोजिशन है? ऑब्वियसली आंसर इज नो। पर क्या हमारे पास कोई बैकिंग है? क्या गवर्नमेंट की ओर से इस स्पेसिफिक इश्यू पर कोई प्रेस रिलीज इशू की गई है? एंड द आंसर इज यस। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा रही हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा इशू किया गया है। ओके, यहाँ देखिए, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कई एफएक्यू हैं और मैं आपको खास तौर पर एफएक्यू नंबर 9 दिखा रही हूँ। इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये दुकानदार के नजरिए से है। इसमें क्या लिखा है? अगर रेट चेंज की डेट पर मेरे पास पहले से ही स्टॉक है तो क्या मुझे सप्लाई की रिवाइज्ड रेट लागू करनी चाहिए? ओके, देखिए, वो पहले से ही पिछली रेट का स्टॉक होल्ड कर रहा है, तो क्या उसे सप्लाई पर रिवाइज्ड रेट लागू करनी चाहिए, यानी जब वो सेल कर रहा है? आंसर है यस। देखिए, जीएसटी सप्लाई की डेट पर लगाया जाता है, परचेस की डेट पर नहीं। तो भले ही स्टॉक पहले खरीदा गया हो, यानी 22 सितंबर से पहले, ये याद रखें 22 सितंबर या उसके बाद की गई किसी भी सप्लाई पर नई रेट लागू होगी। तो मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि दुकानदार ने इसे कब खरीदा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तब मैटर करता है जब वो इसे बेच रहा हो। अगर वो 22 सितंबर या बाद में बेच रहा है तो जीएसटी की रिवाइज्ड रेट वसूलनी होगी। पर फिर क्या आप रोने की आवाज सुन सकते हैं? ओह बेचारा दुकानदार, शायद वो रो रहा है क्योंकि उसे नुकसान सहना पड़ेगा। क्या वो सचमुच लॉस में है? तो आंसर इज नो, दुकानदार को भी कोई नुकसान नहीं है। पर आप जानते हैं क्यों? आइए वीडियो के अगले भाग में इसे समझें। तो अब एक सिंपल एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कैसे दुकानदार को भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि उसने होलसेलर से 1 लाख रुपीज में एसी खरीदा था, लेकिन कब? 22 सितंबर से पहले। उस समय जीएसटी रेट 28% था। उसने उस एसी पर 28,000 जीएसटी दिया होगा। टोटल प्राइस जो उसने होलसेलर को चुकाई होगी 1,28,000 है। सिंपल है। मान लीजिए कि वह अपने प्रॉफिट मार्जिन के रूप में 10% ऐड करता है, तो बेस प्राइस 1 लाख और 10% प्रॉफिट मार्जिन यानी 10,000 था। तो 1,10,000 उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस होगा, सही है। अब मान ले कि वो इसे आज या सितंबर में किसी समय बेचने जा रहा है। वो कितना जीएसटी चार्ज करने जा रहा है? 18%। ठीक है, तो 1,10,000 का 18% यानी 19,800। कस्टमर से टोटल अमाउंट कलेक्टेड है 1,29,800। अब जिसको जीएसटी के बारे में कम इंफॉर्मेशन है और वो सिर्फ रोना चाहता है, वो क्या कहेगा? अरे वो गरीब दुकानदार, उसने कस्टमर से 19,800 कलेक्ट किए। ठीक है, कस्टमर को जीएसटी 90,800 चार्ज की, पर हमने सप्लायर को कितना जीएसटी पेमेंट किया है? 28,000। नुकसान हो गया, लेकिन कितना? उसने 8,200 एक्स्ट्रा जीएसटी का पेमेंट किया क्योंकि उसने 19,800 जीएसटी कलेक्ट किया था। उसने होलसेल ट्रेडर को 28,000 जीएसटी का पेमेंट किया था। इस प्रकार 8,200 एक्स्ट्रा जीएसटी उसने पे किया। और अगर उसने ऐसे 10 एसी खरीदे होते तो अब आप कल्पना करें कि टोटल एक्स्ट्रा जीएसटी कितना हुआ होगा? जीएसटी पेमेंट 82,000 रुपीज हुआ होगा। ओ माय गॉड, क्या ये बड़ी रकम है? तो क्या ये कोई बड़ी अमाउंट है? यस। क्या इससे दुकानदार को नुकसान होगा? नहीं। लेकिन आप कहेंगे कि उसने एक्स्ट्रा अमाउंट चुकाई है, वो दुकानदार को क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हम इसे अनयूटिलाइज्ड जीएसटी क्रेडिट कहते हैं। टेक्निकल वर्ड, अनयूटिलाइज्ड जीएसटी क्रेडिट। तो उसने 82,000 एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। क्या ये कहीं रिकॉर्ड किया जाएगा कि 82,000 एक्स्ट्रा पेमेंट किया है? तो भले ही मैं ज्यादा जीएसटी कलेक्ट करूं, मैं गवर्नमेंट को पे नहीं करूंगी जब तक ये 82,000 एक्स्ट्रा जो मैंने पे किया है वो वापस नहीं मिलता। सबका हिसाब लेगा तेरा फैसल। ओके, और अब चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर दुकानदार होलसेलर से 22 सितंबर को या उसके बाद एसी खरीदता है, लेकिन हम बेस रेट 1 लाख ही रखेंगे क्योंकि मैं इसे कंपैरेबल बनाना चाहती हूँ। तो मान ले कि यहाँ 1 लाख है, जीएसटी कितना है? 18,000। क्योंकि उसने 22 सितंबर को या उसके बाद परचेस की है, उसने टोटल कितनी कीमत चुकाई है? 1,18,000।
उसके लिए सेल्स प्राइस सेम होगी 1,10,000, उसके ऊपर जीएसटी 90,800 और टोटल सेल प्राइस 1,29,800। अब ये समझो, उसने कस्टमर से 19,800 कलेक्ट किया है। ओके, उसने सप्लायर को 18,000 का पेमेंट किया है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस 1800 है। ओके, और उसने ये 1800 एक्स्ट्रा कलेक्ट किए हैं क्योंकि उसने 19,800 कलेक्ट किए और सिर्फ 18,000 पे किए, तो गवर्नमेंट के लिए 1800 रुपए एक्स्ट्रा कलेक्ट किए। पर उसने कहा रुको, इन 82,000 रुपीज का क्या होगा, इस अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट का क्या होगा? गवर्नमेंट कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इस प्रकार होगी, आपको 82,000 का पुण्य मिलेगा, इसमें से हम 1800 कम कर देंगे। देखिए, तो बाकी अमाउंट क्या है? अब बाकी पुण्य कितना है? ये सिर्फ 80,200 है। वो एक और एसी बेचता है, 1800 कम हो जाएगा। जो भी बाकी अमाउंट होगी तो वो कुछ और एसीज बेचेगा और वो अमाउंट कम होती जाएगी। ये तब तक कम होता रहेगा जब तक ये जीरो ना हो जाए। अब देखिए, उस समय तक उसे गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं देना होगा। जब तक 82,000 रुपये नलीफाई नहीं होते तब तक गवर्नमेंट को कोई जीएसटी नहीं देना होगा। अब मान ले कि वो कुछ और एसी बेचता है, और वो कितने एसीज बेचता है? वो 46 एसीज बेचता है। ठीक है, देखिए, सॉरी, वो 46 एसीज बेचता है। अब इस केस में क्या होगा देखते हैं। तो अब इस केस में 82,800 वो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी जो उसके पास होती, जिसका उसने बेनिफिट उठाया होता। अब एग्जिस्टिंग बेनिफिट जो उसके पास है वो है 82,000। तो देखिए, इस सिचुएशन में 46th एयर कंडीशनर बेचने के बाद उसे गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज देने होंगे। कुल मिलाकर हमने क्या समझा? टिल इज 82,000 जो गवर्नमेंट को दिया गया एक्स्ट्रा जीएसटी था, जब तक ये नलीफाई नहीं हो जाते उसे गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं देना होगा। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। और ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के साथ आई होप हम हर दिन आपकी नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय। आपने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे। प्लीज नोट कि ये सभी फ्रॉड हैं जो स्टॉक टिप्स के जरिए ज्यादा रिटर्न्स का वादा करते हैं। मैं कोई कॉल्स या एडवाइजरी सर्विसेज नहीं देती हूँ। मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल और अपनी वेबसाइट rachnaranaade.com और rachnaranaade.in के जरिए सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ।